हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। नाउ वेलकम अगेन टू माय चैनल दैट इज लर्न विद गुरुजी। ठीक है, तो पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था नेपोलियन कोड और किसने उसको लाइक किया, कैसा उनको लगा, पहले कैसा लगा, बाद में कैसा लगा, वो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट हेडिंग करेंगे वो करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ nationalism in Europe। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब इफ यू लुक एट द मैप ऑफ द मिड 18th century Europe, you will find that there were no nation states as we know them today। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज आप यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज के नाम जानते होंगे। फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है या ब्रिटेन जिसको बोलते हैं आप, वो है, इटली है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। उसके बाद आपके जो है बहुत छोटी छोटी और कंट्रीज हैं, नीदरलैंड है। उसके बाद आप ये सारी कंट्रीज हैं आपकी, हॉलैंड है, पोलैंड है, ये सारी कंट्रीज हैं आपकी यूरोप की। ठीक है, 50 से ज्यादा कंट्रीज हैं आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में। इनको आज आप नाम से जानते होंगे, आप देखते होंगे कि ये इनकी टेरिटरीज है। इंडिया का या वर्ल्ड का आप पॉलिटिकल मैप देखें तो वर्ल्ड के पॉलिटिकल मैप में ये सारी कंट्रीज आपको नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप मिड 18th सेंचुरी का, मतलब मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहा है, ये 1750s के आसपास की बात कर रहा है। 1750 के आसपास अगर आप जो है वो यूरोप का मैप देखें तो आपको एक भी कंट्री, यूरोप की एक भी कंट्री जो है वो नेशन स्टेट नजर नहीं आएगी। यूरोप की एक भी स्टेट कंट्री जो है वो नेशन स्टेट नहीं बनी थी, मतलब दे डोंट हैव देयर ओन टेरिटरी। जो थी यूरोप जो था वो छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज में या किंगडम्स में डिवाइडेड था, मतलब वहां पे राजाओं का राज जो था वो हुआ करता था और उनके एरिया, छोटे छोटे एरिया जो थे वो हुआ करते थे। What we know today as Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdoms। ये मैंने आपको बता दिया कि उस टाइम पर चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो आपका स्विट्जरलैंड हो, वो छोटी छोटी किंगडम्स में जो थे वो डिवाइड हुआ करते थे। छोटे छोटे राजा जो थे वो उनके ऊपर राज करते थे। Duchies and cantons whose rulers had their ऑटोनॉमस टेरिटरीज, तो चाहे वो डच हो, नीदरलैंड हो, चाहे वो कैंटन हो, इन सभी के जो थे वो ऑटोनॉमस जो थे वो राजा हुआ करते थे, ऑटोनॉमस टेरिटरीज हुआ करती थी। ऑटोनॉमस मींस स्वतंत्र टेरिटरीज जो थी वो हुआ करती थी, मतलब उनके ऊपर, उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर किसी एक राजा का राज हुआ करता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज। जो आपकी ईस्टर्न यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप कौन सा आएगा, किस साइड को आएगा ईस्टर्न यूरोप? जो आपकी रशिया की साइड वाला जो यूरोप है वो आपका ईस्टर्न यूरोप आएगा, और जो आपका अटलांटिक ओशन की साइड को है वो आपका वेस्ट यूरोप आएगा। तो ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल यूरोप था आपका, अगर आप यूरोप का मैप देखें तो मान लीजिए ये आपका यूरोप है, ये आपकी ईस्टर्न साइड आएगी, ये आपकी वेस्टर्न साइड आएगी, और ये आपका सेंट्रल यूरोप आएगा। CU लिख देता हूं, इसको CE लिख देता हूं, सेंट्रल यूरोप। तो ये आपका जो इसकी बात कर रहा है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात कर रहा है। ये जो आपका ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, इनमें जो थी वो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज जो थी वो हुआ करती थी। अब ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज क्या होती हैं? ऑटोक्रेटिक मोनार्की मींस जिनमें राजाओं का राज होता था या तानाशाहों का राज होता था, और सारी की सारी पावर जो थी वो एक इंसान के हाथ में हुआ करती थी। और जो जिस एरिया पे जिस राजा का राज या डिक्टेटरशिप का राज होता था उसमें एक ही कल्चर के लोग रहते हो, या एक ही रिलीजन के लोग रहते हो, या एक ही लैंग्वेज के लोग रहते हो,
ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। उनकी टेरिटरी में अलग अलग लोग जो थे, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग जो थे वो उनकी टेरिटरी में रहते थे। They did not see themselves as sharing of collective identity or a common culture, और उनमें ना तो कोई कॉमन कल्चर था और ना कॉमन आइडेंटिटी थी। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं कि हमारे इंडिया की अगर हम बात करें, आज की डेट की, करंट डेट की बात करें, तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वी आर इंडियन फर्स्ट, इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है। इंडिया जो है वो हमारी पहचान है। हम चाहे हम किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, लेकिन हम हिंदी को अगर बोल नहीं सकते होंगे तो समझ सकते होंगे, ठीक है। तो हमारी एक कॉमन लैंग्वेज है, चाहे आप किसी भी स्टेट में रहते हो। हालांकि सदर्न स्टेट्स में हिंदी जो है वो कम बोली जाती है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है वो हिंदी समझते हैं, दे अंडरस्टैंड द हिंदी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हमारा एक कॉमन कल्चर है, एक कॉमन आइडेंटिटी है, लेकिन इस तरह की कॉमन कल्चर और आइडेंटिटी आपकी रूप में नहीं हुआ करती थी। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. तो जो लोग उस टेरिटरी में रहते थे, किसी राजा की टेरिटरी में रहते थे, दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे। और उनकी जो एथनिक डिवीजन होती थी, एथनिक डिवीजन बताई थी आपको पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में, कि द डिवीजन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन के बेस पर डिवीजन नहीं होती, आपकी लैंग्वेज के बेस पे हो सकती है, आपकी कल्चर के बेस पे हो सकती है, किसी और बेस पे हो सकती है। वो जो थी इस तरह से उनकी एथनिक डिवीजन जो थी वो आपकी हुआ करती थी। Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. The Habsburg Empire, अब इसने एक एग्जाम्पल दिया है और वो एग्जाम्पल है आपकी हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर। अब हम दो वर्ड्स यूज करते हैं, मैं दोनों वर्ड्स को आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। एक वर्ड बोलते हैं हम एम्पायर, एक वर्ड बोलते हैं हम किंगडम। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? एम्पायर और किंगडम में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं होता। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, और किंगडम का मतलब होता है राज्य। एम्पायर का जो किंग होता है, या जो अब तो खैर ये एम्पायर और किंगडम अब रहे नहीं, लेकिन जब हुआ करते थे तो एम्पायर का जो किंग होता था उसे एम्परर कहा जाता था, इज नोन एज द एम्परर, ठीक है। उसे किंग नहीं कहा जाता था, जबकि किंगडम का जो राजा होता था उसे किंग कहा जाता था। इसका एरिया बहुत बड़ा होता था। जैसे इंडिया की अगर मैं आपकी मिडीवियल पीरियड की बात करूं इंडिया में, तो जो अकबर थे या जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये एंशियंट टाइम की बात आ गई आपकी, चंद्रगुप्त मौर्य एंशियंट टाइम पे थे। मिडीवियल टाइम में अकबर जो है उनको जो है वो एम्परर कहा जाता था। तो उनका जो राज्य था वो आप इमेजिन करिए, उस टाइम पर अफगानिस्तान से लेकर, तकरीबन अफगानिस्तान से लेकर और आज की डेट में जहां आपका करंट ओडिशा है, ओडिशा के कोस्टल एरिया तक, वो पूरा का पूरा एरिया उनका हुआ करता था। दैट्स व्हाई दे इज नोन एज द एम्परर। राजा का जो राज्य होता है, जो किंगडम होती है, उसका एरिया बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम्पायर एंड किंगडम। तो द हैब्सबर्ग एम्पायर मतलब एम्पायर का राज्य जो था वो काफी, हैब्सबर्ग का जो राज्य था वो काफी बड़ा था। दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी फॉर एग्जाम्पल वॉज अ पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल।
आज की डेट में ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर है उसमें दो कंट्रीज आती थी। एक आपकी कंट्री जो है उसका नाम ऑस्ट्रिया है और दूसरी जो कंट्री है दैट इज हंगरी। इनका नाम आपने सुना होगा। तो ये कभी दोनों जो कंट्रीज आज की डेट में एग्जिस्ट करती हैं ये कभी हैब्सबर्ग एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। और उसका जो है वो आपका जो है वो किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग उसमें रहते थे ये बात आपको इसमें समझाने की कोशिश की गई है। क्या बोलता है? ये बोलता है was a patchwork of many different regions and peoples। बहुत सारे अलग अलग रीजन्स और पीपल्स का पैचवर्क था। पैचवर्क मतलब आपने फुटबॉल देखा होगा, उसमें एक पैच जो है वो व्हाइट का होता है, एक ब्लैक का होता है, एक व्हाइट का होता है, वो सभी आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो होता है पैच। तो इसी तरह से आपकी ये जो हैब्सबर्ग एम्पायर थी ये भी अलग अलग पैचेस में थी एक ही एम्पायर, लेकिन एरिया जो थे हर एक लैंग्वेज बोलने वाले का या हर एक कल्चर को फॉलो करने वाले का या हर एक रिलीजन को फॉलो करने वाले का उनका अपना अपना उसी एम्पायर के अंदर अपना अपना छोटा छोटा एरिया जो था वो हुआ करता था। इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन, द टायरोल, ऑस्ट्रेलिया एंड द सुडेंटेल लैंड। ये सारे आपके जो थे वो आपके हैब्सबर्ग एम्पायर में आते थे, एज वेल एज बोहेमिया वेयर द अरिस्टोक्रेसी वाज प्रोडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। इसके अलावा जो थी वो इसके अंदर ही इसी एम्पायर के अंदर एक और जो थी टेरिटरी थी जिसको इन्होंने नाम दिया है बोहेमिया का। बोहेमिया जो थी ये बोहेमिया आपकी जो थी वो क्या थी? बोहेमिया जो थी इस टेरिटरी में जो लोग रहते थे वो बेसिकली जर्मन स्पीकर थे। ठीक है, मतलब उनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मन थी। इट आल्सो इंक्लूडेड इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया। तो इसमें जो था वो आपके बोहेमिया में आपके जर्मन स्पीकिंग थे। इसके साथ साथ इसी एम्पायर में हैब्सबर्ग एम्पायर में कुछ एरिया ऐसा भी था जिसके इन्होंने नाम दिए हैं, दैट इज लोम्बार्डे एंड दूसरा नाम दिया है इन्होंने वेनेटिया। ये इस एरिया में लोम्बार्डी और वेनेटिया में जो थे वो कौन से लोग रहते थे? इटालियन स्पीकर लोग जो थे वो रहते थे। मतलब यहां पे जो लोग रहते थे लोम्बार्डी और वेनेटिया में वो लोग क्या थे बोलते थे? वो इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक एम्पायर के अंदर, इस एम्पायर के अंदर हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर एक एरिया ऐसा था जहां पे लोग जर्मन स्पीकिंग बोलते थे, एक एरिया ऐसा था जहां पे लोग इटालियन बोलते थे। ठीक है, जहां पे इटालियन बोलते थे। तो अलग अलग जो थे वो लैंग्वेजेस बोली जाती थी। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक Magyar while the other half spoke variety of dialects। जो हंगरी आपका एरिया था, इसी एम्पायर का एरिया था, हैब्सबर्ग का एरिया था आपका हंगरी भी। इस हंगरी एरिया में जो थी वो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन 50% पॉपुलेशन जो थी वो एक लैंग्वेज बोलती थी जिसको मैग्यार का नाम दिया था। ठीक है, मैग्यार लैंग्वेज जो थी वो बोलती थी। और 50% पॉपुलेशन जो थी वो आपकी क्या करती थी? जो लोकल डायलेक्ट्स थे, जो अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, जैसे कांगड़ा में कांगड़ी बोली बोली जाती है, हमीरपुर में हमीरपुरी बोली बोली जाती है, उसके बाद मंडी में मंडियाली बोली जाती है, कुल्लू में कुल्लवी बोली बोली जाती है। दीज आर नोन एज द डायलेक्ट्स। तो ये डायलेक्ट जो थे वो आपके 50% लोग हंगरी में लोकल डायलेक्ट जो थे वो बोलते थे और 50% जो थे वो आपकी मगियार लैंग्वेज जो थे वो बोलते थे। ठीक हो गया, ये था आपका इस तरह से जो थी वो डिवाइडेड थी। द अरिस्टोक्रेसी स्पोक पॉलिश beside 3 dominant groups. There also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants people, Bohemians and Slovaks to the north, Slovenes in the Karlia,
Croats to the south and Romans to the east in the Transylvania. ठीक है, तो जो अब एरिस्टोक्रेट्स लोग थे, एरिस्टोक्रेट मीन्स जो हाई सोसाइटी के लोग थे, अब एक राजा होगा, उसके कुछ वजीर भी होंगे, उसके कुछ मंत्री भी होंगे, उसका कोई सेनापति भी होगा, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? तो वो लोग जो थे, ऑल दोज पीपल स्पोक द पॉलिश लैंग्वेज, ऑल दोज पीपल स्पोक द पॉलिश लैंग्वेज, जो पोलैंड की लैंग्वेज है, पॉलिश लैंग्वेज बोलते हैं उसको, वो लोग वह लैंग्वेज जो थे वो बोलते थे. बिसाइड these three dominant groups, there also lived with the boundary of the empire. इसके अलावा इतनी सारी चीजें होने के बाद इस एम्पायर में, कौन सी, हैब्सबर्ग एम्पायर में इतनी सारी चीजें होने के बाद तीन और ग्रुप्स ऐसे थे, या तीन और डोमिनेटिंग ग्रुप्स जो थे वो इस एम्पायर में थे. तीन और डोमिनेंट ग्रुप्स जो थे वो इस एम्पायर में थे. आपने आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हैब्सबर्ग एम्पायर में जो बोहेमिया रीजन था, इसमें जर्मन स्पीकिंग थे, जो आपका लोम्बार्डी और वेटिनिया था, इसमें इटालियन थे, जो आपके एरिस्टोक्रेट्स थे, जो हाई क्लास सोसाइटी थी, वो आपकी पॉलिश लैंग्वेज बोलती थी. इसके अलावा जो थे, हंगरी आपका जो है उसमें 50% पॉपुलेशन मगयार बोलती थी, 50% पॉपुलेशन जो थी वो लोकल डायलेक्ट्स बोलती थी. और इसके अलावा, इन सब के अलावा जो था वो आपकी तीन और डोमिनेटिंग जो ग्रुप्स थे वो इस एम्पायर में थे. There also lived within the boundaries of the empire a mass of subject peasants. Mass of subject peasants का मतलब है कि वहां पर peasants की पॉपुलेशन जो थी वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी. मैंने आपको अभी ये बताया कि तीन जो थे वो डोमिनेंट कम्युनिटी थी. एक जर्मन स्पीकिंग डोमिनेंट कम्युनिटी थी, एक आपकी जो थी वो इटालियन डोमिनेंट स्पीकिंग कम्युनिटी थी, एक मगयार आपकी थी, जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो आपके पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे. तो ये जो थी वो आपकी तीन डोमिनेंट कम्युनिटी थी. इसके अलावा जो मास कम्युनिटी थी, मास कम्युनिटी मींस जो आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो आपकी किसकी थी? वो आपकी पीजेंट्स की थी. मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी वो पीजेंट्स की थी. वहां पे मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ. अब ये जो पीजेंट्स थे वो कहां कहां रहते थे? ये पीजेंट्स इसने बताया है कि जो आपका, जहां पे आपका जो जर्मन स्पीकिंग डोमिनेटिंग कम्युनिटी थी वहां पे ये पीजेंट जो थे वो रहते थे. और ये थे आपके बोहेमियंस और स्लोवाक्स. इस एरिया में ये पीजेंट जो थे वो रहते थे, इसी एम्पायर में, हैब्सबर्ग एम्पायर में. उसके अलावा और ये एरिया जो था वो आपके इस एम्पायर के नॉर्थ में था. कहां पर था? नॉर्थ में था. अब नीचे बोलता है स्लोवान्स इन कैरोलिना, क्रोट्स टू द साउथ. अब इसके अलावा स्लोवान्स भी इस जो थे वो रहते थे आपके इसी एम्पायर में. स्लोवान्स भी रहते थे एंड दे लिव इन द एरिया नोन एज द, इसको इन्होंने नाम दिया है कार्निलोआ. ये जो स्लोवान्स थे ये आपके इस एरिया में रहते थे, कार्निलोस में रहते थे. उसके अलावा एक और कम्युनिटी थी आपकी, इनको कहा गया था क्रोट्स, CROATS, क्रोट्स. ये जो क्रोट्स थे ये आपके जो थे ये इस कम्युनिटी, इस एम्पायर के साउथ में रहते थे. दे लिव इन द साउथ ऑफ दिस एम्पायर. एंड रूमन्स टू द ईस्ट इन द ट्रांसल्वेनिया. और इसमें एक और थे, दोज आर नोन एज द, उनको इन्होंने नाम दिया था रूमन्स. रूमन्स जो थे वो आपके ट्रांसल्वेनिया में रहते थे. और ये ट्रांसल्वेनिया जो था वो आपका इस एम्पायर के कहां था? ईस्ट में था. ट्रांसल्वेनिया के ईस्ट में था ये हिस्सा.
ये हिस्सा आपका जो था वो ईस्ट में था। ठीक है, तो ये भी आपके जो थे वो अलग अलग लोग इसी एम्पायर में रहते थे। सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से इतने सारे डाइवर्स ग्रुप जो है वो पॉलिटिकल यूनिटी को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। द ओनली टाइप binding these diverse groups together was a common allegiance of the to the emperor। अब इन सब लोगों को क्या चीज जो थी वो बांध कर रखती थी, किस चीज ने इनको इस एम्पायर के साथ बांध कर रखा था? वो था सिर्फ जो राजा के प्रति इनका झुकाव था या राजा के प्रति जो इनका सम्मान था, उसने इनको जो था वो बांध कर रखा था। अब यहां से इस पैराग्राफ से आपका जो है वो क्या क्वेश्चन बन सकता है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में? इस पैराग्राफ से आपका जो है वो क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नोट कर सकते हैं आप कि the differences did not easily promote a sense of political unity। ठीक है, ये आपकी स्टेटमेंट आ गई। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। ये आपका क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है और ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का भी हो सकता है और 3 मार्क्स का भी हो सकता है। थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपका जो है वो बन सकता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज हाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन द यूरोप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेशनलिज्म का आइडिया यूरोप में डेवलप कैसे हुआ। इसमें जो सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे वो करेंगे द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। जो हेडिंग है आपकी वो ये है, द एरिस्टोक्रेसी and the new middle class। ये आपकी पहली हेडिंग है। ठीक है जी, तो सोशली एंड पॉलिटिकली a landed aristocracy was the dominant class on the continent। अब किस कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है? पहले ये जिस कॉन्टिनेंट की बात कर रहा है, जिस कॉन्टिनेंट का ये नाम ले रहा है वो है आपका यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट है? यूरोप। अब यूरोप में क्या था? यूरोप में क्या था? सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। कौन सी डोमिनेंट थी? किसका प्रभाव, प्रभुत्व, किसी का, कौन जी थी जो सबसे दमदार थी? दमदार लड़ने में नहीं, दमदार का मतलब होता है किसके पास लैंडेड था। कौन सोशली और पॉलिटिकल सबसे ज्यादा स्ट्रांग था? तो जो सबसे ज्यादा सोशली और पॉलिटिकल स्ट्रांग थे वो थी आपकी लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स। लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या होता था? लैंडेड मींस इनके पास जमीन जो थी वो बहुत सारी हुआ करती थी और ये आपके एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो हुआ करते थे। अब एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं ये मैंने आपको जो है वो बता दिया। जो राजा, उसके मंत्री, सेनापति जो हायर पोस्ट पे हुआ करते थे उस टाइम पर, वजीर, ये सारे लोग जो थे वो एरिस्टोक्रेट्स होते थे और इनके पास बहुत ज्यादा लैंड जो थी वो हुआ करती थी। तो ये सबसे डोमिनेटिंग क्लास जो थी वो आपकी यूरोप कॉन्टिनेंट में होती थी। The members of this class were united by a common way of life। अब इस कम्युनिटी के लोग जो थे वो आपस में जुड़े कैसे होते थे? हाउ दे आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, दैट हाउ एरिस्टोक्रेट्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। कैसे लिंकिंग होती थी, चाहे वो कहीं भी रहते हो। हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल ले लीजिए, हैब्सबर्ग में वो कहीं भी रह सकते हैं, तो वो किस तरह से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते थे। तो वो नीचे आपको बता रहा है
कि ये लोग, इनके जुड़ने का तरीका था द वे ऑफ लाइफ दे स्टैंड, वो अपनी लाइफ जिस तरह से जीते थे उस तरह से जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होते थे। फॉर एग्जाम्पल, आज की डेट में आपके क्रिकेटर की हम बात कर लें, क्रिकेटर कहीं भी रहते हो, चाहे वो साउथ में तमिलनाडु में रहते हो, चाहे वो नॉर्थ में कश्मीर में रहते हो, ईस्ट में आपके असम में रहते हो, या वेस्ट में आपके गुजरात में रहते हो, दे ऑल हैव a sufficient money and they have their unique way of life। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, आज की डेट में कनेक्ट होने के तरीके ज्यादा हैं, उस टाइम पर कनेक्टेड होने के तरीके कम होते थे। क्या तरीके होते थे इनके कनेक्ट होने के? दे ओन्ड स्टेट्स इन द कंट्री साइड्स एंड आल्सो द टाउन हाउसेस। ये पहला पॉइंट है आपका इसका। क्या होता था इनके पास? स्टेट्स हुआ करती थी। डू यू नो व्हाट इज स्टेट्स? मैंने शायद आपको क्लास 10th का 4th चैप्टर करवाया था ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर का। उसमें मैंने आपको टी स्टेट्स के बारे में बताया था, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। स्टेट्स होती हैं बड़े बड़े बगीचे, फार्म्स, फार्म्स को बोलते हैं, आज के टाइम में फार्म्स कहा जाता है इनको। ये कंट्री से बाहर होती है, आउटसाइड द कंट्री होते हैं, सॉरी आउटसाइड द कंट्री, आउटसाइड द सिटी होते हैं, सिटी की भीड़ भाड़ से बाहर होते हैं। तो उस टाइम पर इन एरिस्टोक्रेट्स के भी फार्म्स जो थे या स्टेट्स जो थे वो हुआ करते थे। स्टेट्स के साथ साथ इनके पास टाउन्स में भी बड़े बड़े घर जो थे वो होते थे। फॉर एग्जाम्पल, हम आज की डेट में इसको आप जो है वो मुंबई के जो हमारे जो बॉलीवुड है उसके साथ कनेक्टेड कर सकते हैं। जैसे मुंबई में के जो पॉश इलाके हैं उनमें चाहे शाहरुख खान हो, चाहे अमिताभ हो, चाहे कोई भी हो, उनके घर हैं, चाहे 2-2 बिल्डिंग्स हैं, 3-3 बिल्डिंग्स हो सकती है, लेकिन इसके साथ साथ उनके जो है वो मुंबई से बाहर जो आपका लोनावला है या ईस्ट मुंबई की बात करें, उनमें जो है वो फार्म हाउसेज हैं। तो इसी तरह से इन एरिस्टोक्रेट्स के भी घर जो थे वो हुआ करते थे। बाकी जो आपके किस तरह से कनेक्टेड थे ये हम आपका नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी फिलहाल इतना ही। आई होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।